स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। और थर्ड यूनिट के अंदर हमने हमारा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन उसको कंप्लीट कर लिया है। और सोशलाइजेशन के अंदर ही हमारे पास 3 बुलेट्स हैं सिलेबस के अंदर। उन तीनों बुलेट्स को हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले आपको मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने सोशलाइजेशन को डिस्क्राइब किया है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, जिस प्लेलिस्ट का मैंने टाइटल लिखा हुआ है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। तो वो इसका टाइटल है, मतलब बेस है। एक तरीके से आपको पहले बेस मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियोस को इंटरेस्टली समझ पाएंगे। तो इसको देखेंगे हम, जिसके अंदर हम परिवार, अभिभावक, बाल पालन, अभ्यास एवं अभिकर्ता यानी फैमिली, पेरेंटिंग, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस एंड इट्स एजेंसीज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि परिवार कैसे बच्चों की पालन पोषण में एक तरीके से उसकी भागीदारी होती है, पेरेंटिंग किस तरीके से होती है, उसके बाद जो चाइल्ड रेयरिंग है उनका पालन कैसे होता है, और उसका जो अभ्यास है या फिर उसके अंदर जो भी एजेंसीज होती हैं वो किस किस तरीके से अपना रोल निभाती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मानव विभिन्न सामाजिक इकाइयों जैसे परिवार, खेल अथवा अनुदेश समूह, उत्पादन समूह अथवा अन्य विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक सामूहिक समूहों में समाज का एक हिस्सा है। मतलब बहुत सारे समाज के अंदर एक ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, जिसका ये एक हिस्सा है। कौन? बालक या फिर कोई भी मानव, जिसके अंदर जैसा कि हमने देखा कि परिवार है, खेल है, अथवा कोई भी अनुदेशन समूह है, उत्पादन समूह है, या फिर अन्य किसी भी टाइप का औपचारिक या अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल या नॉन फॉर्मल किसी भी तरीके का है। इस चीज का एक तरीके से क्या बोलेंगे कि ये मानव का एक तरीके से बेस है, आधार है मानव के जीवन का। विभिन्न परिवार तथा समाज के सदस्यों में परिपालन, बालकों की परवरिश, नैतिक, कानूनी तथा मनोवैज्ञानिक संबंधों जैसे विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों में पारस्परिक सहायता पाई जाती है। मतलब जो बच्चों की परवरिश होती है या जो उसके परिवार या समाज के जो सदस्य होते हैं वो किस तरीके से करते हैं, बच्चों का जो पालन पोषण होता है, परिपालन या बालकों की परवरिश, वो क्या क्या चीजें उनमें आती है, नैतिक, कानूनी तथा मनोवैज्ञानिक, तीनों संबंधों में अगर हम देखें तो इस तरीके से उनका सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों द्वारा उनका एक पालन पोषण होता है। और ये सहायताएं जो होती हैं ये पाई जाती हैं उसमें। नेक्स्ट बुलेट हम देखेंगे जिसके अंदर है एक समाजीकरण अभिकर्ता के रूप में परिवार। मतलब जो अधिकरण अभिकर्ता मतलब क्या होता है, एजेंट। तो एजेंट जो है वो एक तरीके से, इसमें कई एजेंट्स को हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है परिवार, फैमिली एज अ सोशलाइजेशन या फिर सोशल एजेंट। तो जो बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, उनका समाजीकरण होता है, उसमें परिवार की क्या भागीदारी है, क्या भूमिका है। परिवार को मानव विकास की आधारशिला माना जाता है, क्योंकि परिवार के अंदर ही किसी बालक का जन्म होता है और उसके अंदर वो क्या होता है, एक तरीके से वो उसका आधार होता है, क्योंकि सारी चीजें वो सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। ये पुरुषों, महिलाओं तथा उसके बच्चों को एक स्थिर संबंध में बांधने में मदद करता है। मतलब जो ये परिवार है वो क्या है, स्त्रियों को, पुरुषों को या उनके बच्चों को एक संबंध में बांधने में मदद करता है, हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, मानव समाज का निर्माण होता है। मतलब पहले परिवार होता है, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल मिलके एक परिवार बनाते हैं। परिवार के बाद क्या होता है, एक समाज बनता है, समाज के बाद एक पूरी कम्युनिटी। मतलब ये चीजें हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एक फैमिली से होती है। आगे इसके अंदर यह बालकों की मानव प्रकृति का पोषण करता है। मतलब जो बालक की जो मानव प्रकृति है उसका पोषण करता है। एक बालक को समाज की संस्कृति में हस्तांतरण एवं अधिगम का बिंदु माना जाता है। मतलब जो बालक है, जो बच्चा है, उसको क्या माना जाता है, समाज की जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, सोशल कल्चर है जो हमारा, उसके हस्तांतरण, मतलब उस जो कल्चर है उसका जो ट्रांसफर होता है, उसके अधिगम को, वो जो ट्रांसफर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं कि हमारा जो कल्चर है वही हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, अधिगम का एक बिंदु माना जाता है। क्योंकि जो हम अपनी संस्कृति बच्चों तक एक तरीके से हस्तांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो उनके अधिगम, उनकी लर्निंग में एक सोर्स होता है, एक तरीके से एक महत्वपूर्ण बिंदु, एक मेन पॉइंट माना जाता है। एक व्यक्ति की वृद्धि, जो उसकी ग्रोथ होती है, किसी भी बालक की, किसी भी व्यक्ति की जो ग्रोथ होती है, उसके साथ वह समान सांस्कृतिक मानदंडों, मतलब जो समान, मतलब एक ही तरीके के, इक्वल होने चाहिए सांस्कृतिक मानदंड और परंपराएं। तो परंपराओं को अपने परिवार
के जूनियर सदस्यों को प्रदान करता है। मतलब जो फैमिली है वो क्या करती है, हमारे जैसे हमारी फैमिली है और हम बच्चे हैं, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने सारे कल्चर, जो भी उनका कल्चर है, जो भी उनका ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से ही हमें सारी चीज़ें सिखाएंगे और जो उनकी परंपराएं हैं वही अपने बच्चों तक हस्तांतरित करेंगे। और जो संस्कृति वो फॉलो करते हैं वही संस्कृति उनके बच्चे भी फॉलो करेंगे। यानी हम जूनियर्स हैं और वो सीनियर्स हैं, तो हम जूनियर बन के उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल समाजीकरण में अभिभावकों की भूमिका। मतलब बच्चों का जो समाजीकरण है, अभी तो हमने पेरेंट्स का देखा, पूरे परिवार का देखा, और अब हम सिर्फ पेरेंट्स का देखेंगे। पहले हमने परिवार का देखा, परिवार एक एजेंट की तरह उसमें कार्य कैसे करता है, और अब हम पेरेंट्स का रोल देखेंगे। रोल ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड सोशलाइजेशन, बच्चे के समाजीकरण में अभिभावक की क्या भूमिका है, क्या रोल है। अभिभावकों की अपेक्षाएं, जो उनकी अपेक्षाएं होती हैं वो बालकों के समाजीकरण की नींव होती है। मतलब पेरेंट्स क्या होते हैं, वो बच्चों के जीवन का आधार होते हैं। एक तरीके से सारी चीजें आफ्टर बर्थ बच्चों को वही सिखाते हैं। अभिभावकों द्वारा लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न व्यवहार बालकों के मन में लैंगिक भेदभाव के बीज बोता है। मतलब अगर पेरेंट्स ही लड़के लड़की में भेदभाव करेंगे तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अपने घर से ही निकल कर आती है। कि मतलब हमारे घर में भी अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो आगे भी अपने समाज में इसी चीज को फैलाएंगे और ये चीजें समाज के अंदर भी देखेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे कि भाई जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे घर में भी होता है और अदर फैमिलीज में भी होना चाहिए। यही चीज होती है क्योंकि उनके माइंड में एक नेगेटिव पॉइंट भर जाता है। तो आगे है इसके अंदर, बालक स्वयं की प्राथमिकताओं का प्रदर्शन करने से पहले जो खुद की प्राथमिकताएं हैं, स्वयं की प्राथमिकताएं हैं, उनका प्रदर्शन, उसको प्रेजेंट करने से पहले ही क्या करता है, अभिभावक लड़कों एवं लड़कियों के लिए भिन्न वातावरण का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चे जो होते हैं वो अपनी खुद की एक तरीके से कुछ भी अपने खुद के संवेगों को, अपने खुद की जो उनकी अपेक्षाएं होती है उन चीज़ों को प्रेजेंट करने से पहले क्या होता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले से ही लड़कों को अलग चीज़ें सिखाते हैं, लड़कियों को अलग चीज़ें सिखाते हैं। तो वो वातावरण में पहले से ही उनका एक तरीके से निर्माण शुरू कर देते हैं कि आपको पहले से ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिखा दिया जाता है। जेंडर बायस आपके दिमाग में पहले से ही भर जाता है। अब इसमें हम एक डेफिनेशन देखेंगे जिसमें है, बर्क 2000 के अनुसार अभिभावक अपने पुत्रों को लिंग विशिष्ट गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो उनके लड़के होते हैं, पुत्र होते हैं, उनको क्या करता है कि ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो विशिष्ट गतिविधियां होती हैं। लड़कों की लड़कियों की क्या होती है, वो गुड़िया से खेले या फिर चाय के बर्तनों के साथ खेले। मतलब स्टार्टिंग में ही उनको अलग अलग तरीके के रोल बता दिए जाते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनको सिखा दिया जाता है। और लड़कों का क्या होता है कि वो गाड़ियों से खेले, फुटबॉल से खेलें या फिर बैट बॉल उनके लिए ले आते हैं। तो मतलब ये है कि बचपन से ही उनके जीवन में या उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, इन चीज़ों के लिए माइंड में उनके भर दिया जाता है कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़की है तो वो इस प्रकार के काम करेगी, लड़के हैं तो वो इस प्रकार के काम करेंगे। तो ये एक जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनके माइंड में पहले से ही अपने फैमिली से ही भर जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल पालन अभ्यास यानी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है। जैसा कि हमने हेडिंग में पढ़ाई था कि फैमिली, पेरेंटिंग और चाइल्ड रेयरिंग की जो प्रैक्टिसेस होती हैं या फिर इसकी एजेंसीज, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने हमारा ये कंप्लीट कर लिया जिसके अंदर फैमिली और पेरेंट्स का जो चाइल्ड सोशलाइजेशन उनके जरिए होता है वो क्या है। अब हम देखेंगे चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। इसमें क्या है, अपने बालकों की वृद्धि एवं विकास में माता पिता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि बच्चे का जन्म होता है तो फैमिली में सबसे ज्यादा पेरेंट्स ही जो होते हैं वो बच्चों की विकास में या तो उनकी ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट में वो सहयोगी होते हैं। मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है, फिजिकल ग्रोथ हो रही है तो भी उनका ही एक रोल है। और जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे डेवलपमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें भी पेरेंट्स का ही सबसे ज्यादा रोल है क्योंकि वो उनके जीवन का आधार है। वे अपने बालकों का एक अर्थपूर्ण सामाजिक जीवन हेतु परिणाम स्वरूप गठन होता है। मतलब उनके अंदर क्या होता है, एक अर्थपूर्ण सामाजिक जीवन हेतु क्या होता है, परिणाम स्वरूप गठन होता है। आगे क्या है, हालांकि अभिभावकों को अपने बालकों के साथ वार्तालाप की शैलियां भिन्न है। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो शैलियां होती हैं, मतलब बात करने का तरीका या उनको कुछ सिखाने का तरीका, उनको उनके साथ किस तरीके से डील की जाए, तो उसके तरीके हर पेरेंट्स के अलग अलग होते हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे।
सबसे पहला हम इसके अंदर देखेंगे सत्तावादी। तो सत्तावादी विचारधारा भी होती है कई पेरेंट्स की, जिसमें वो एक तरीके से बच्चों को थोड़ा टाइट करके रखते हैं कि मतलब आपको ये नहीं करना, या क्या रूल्स फॉलो करने क्या नहीं करने, मतलब होता है थोड़ा बहुत सबके अंदर होता है कि वो डांट दे अपने बच्चों को, या किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं नहीं करना आपको ये चीज़। तो इसके अंदर हम आगे देखेंगे सत्तावादी के अंदर यह उपागम अधिकार के प्रयोग में अत्यधिक नियंत्रित है। मतलब जो अधिकार के प्रयोग होते हैं कि जो मेरा अधिकार है उसका मैं प्रयोग कर सकूं, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा नियंत्रित होते हैं कि उनको एक तरीके से रोक लगाई जाती है, नियंत्रण लगाया जाता है, तथा अनुरूपता को अत्यधिक महत्व देते हैं। वो क्या करते हैं, अनुरूपता को अत्यधिक महत्व देता है। बालक को अभिभावकों द्वारा खाली बर्तन माना जाता है। मतलब बालक जो है वो क्या माना जाता है, खाली बर्तन माना जाता है, कि इसको हम जिस तरीके से फील करेंगे वो उसी तरीके से बनेगा। मतलब जैसा कि होता है कि एक जैसा कुम्हार होता है, वो गीली मिट्टी से कोई भी शेप बना देता है, किसी भी टाइप का बर्तन बना देता है, तो बच्चे भी उसी प्रकार होते हैं पेरेंट्स के लिए, कि आप जिस तरीके से उनको जिस समाज में जिस एक तरीके से एनवायरनमेंट में रखोगे उसी प्रकार से बच्चों का जो बिहेवियर है उसका निर्माण होगा। तो यही चीज इसमें है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को खाली बर्तन मानते हैं एक तरीके से, तथा उनमें सही बातें डाली जा सकती हैं। मतलब अगर सही बातें डालनी है तो सही डाल रहे हैं, और गलत डालनी है तो गलत डाल रहे हैं। जिस तरीके से आप उनको बचपन में सिखाएंगे जो चीज़ें, वही चीज़ें उनके दिमाग में बैठेंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे आधिकारिक, यानी आधिकारिक के अंदर क्या है, ऑथोरिटेटिव। इसके अंदर है अभिवादक, दखल अंदाज तथा प्रतिबंधात्मक होने की जगह मुखर हो जाते हैं। इसमें क्या है, आधिकारिक के अंदर अभिभावक जो है, पेरेंट्स जो है, वो क्या होते हैं, दखल अंदाजी की जगह या फिर प्रतिबंधात्मक यानी प्रतिबंध लगाने के बजाय क्या करते हैं, मुखर हो जाते हैं। अभिभावकों द्वारा दंडात्मक अनुशासन, मतलब दंड देने वाला जो अनुशासन होता है, बहुत ही एक तरीके से डिसिप्लिन जो है वो टाइट डिसिप्लिन होता है। तो उस विधियों के स्थान पर सहायक विधियों को अपनाया जाता है। मतलब इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, बच्चों के साथ क्या होते हैं, सहायक होते हैं, एक तरीके से उनके हेल्पर बनते हैं, और हर तरीके से क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और उनकी बातों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उनकी बातों को। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्र कृपालु, यानी परमिसिव। तो इसके अंदर क्या है, स्वतंत्र अभिभावक जो होते हैं, स्वतंत्र अभिभावक अपने बालकों को स्वयं के विषय में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मतलब जो स्वतंत्र एक तरीके से सोच के होते हैं, उनके माइंड में क्या होता है, फ्रीडम का एक होता है, तो वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने बारे में खुद सोचें, स्वयं के विषय में खुद सोचें, प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं, तथा केवल मूल्यों की अनुरूपता की बजाय अवरोधों को टालते हैं। स्वतंत्र अभिभावक मुख्यतः क्या करते हैं, अपने बालकों की विकासात्मक तथा भावात्मक, मतलब डेवलपमेंटली भी और इमोशनली भी, इन दोनों ही आवश्यकताओं को विषय इन दोनों ही आवश्यकताएं जो है, विकासात्मक या भावात्मक, दोनों ही नीड्स जो है उसके विषय में चिंतित होते हैं कि बच्चे इमोशनली कैसे हैं और डेवलपमेंट उनका किस तरीके से हो रहा है। बाल समाजीकरण के अभिकर्ता, एजेंसीज ऑफ चाइल्ड सोशलाइजेशन। तो अब हमने 3 पॉइंट्स किसके कवर कर लिए, जिसके अंदर हमने देखा चाइल्ड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है, इसके हमने 3 पॉइंट्स देखे। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बाल समाजीकरण के अभिकर्ता, मतलब ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो बच्चों को उनके सोशलाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। एक बालक अपने परिवार से बहुत कुछ सीखता है, मतलब जो उसकी फैमिली होती है वहां से वो बहुत कुछ सीखता है। परिवार के बाद उसके खेलने वाले साथी होते हैं, तथा विद्यालय उसके समाजीकरण पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स हैं या उसका स्कूल है वो उसके समाजीकरण पर प्रभाव डालते हैं। इसकी शिक्षा समाप्त होने के बाद वह एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। मतलब जो उनकी शिक्षा है उसके समाप्त होने के बाद क्या करते हैं बच्चे, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी ऐसे प्रोफेशन में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। जन्म के साथ प्रारंभ होती है जो प्रक्रिया है, मतलब ये जो सारी प्रोसेस है ये कब से शुरू होती है, हमारे जन्म से, हमारी बर्थ से शुरू होती है, और ये एक समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर समाजीकरण एवं पड़ोसी। अभी हमने देखा कि कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखा, और अब आगे हम देखेंगे पड़ोसियों के साथ कैसे होता है समाजीकरण, सोशलाइजेशन एंड नेबरहुड्स। तो इसमें क्या है, पड़ोस बालक के समाजीकरण को जो पड़ोसी होते हैं वो बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले स्रोतों में प्रमुख होते हैं, क्योंकि आसपास में इंसान जो भी देखता है उसी चीज को ऑब्जर्व करता है, खासकर बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख उपायों में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, पड़ोस जो होता है वो सामूहिक प्रभावकारिता, समाजीकरण समर्थन तथा सामाजिक पूंजी के अलावा
पड़ोस की आर्थिक तथा सामाजिक हानियां भी हैं। मतलब जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर चीज का एक नेगेटिव पहलू होता है और एक पॉजिटिव होता है, दोनों पर्सपेक्टिव में हमें उसको देखना चाहिए। तो पड़ोस का जो बिहेवियर है उनका, उनके रहने का तरीका है या उनका कल्चर है या उनकी स्टडीज है, किस तरीके से आस पड़ोस वाले जो होते हैं एक तरीके से पढ़ने वाला एरिया है या नहीं है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, बच्चों का जो समाजीकरण होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है कि अगर वो बहुत ही स्टैंडर्ड एरिया है तो वहाँ के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से बच्चे रहते हैं, और अगर बहुत ही लोएस्ट टाइप की कोई कॉलोनी है या फिर कुछ भी ऐसा है तो वहाँ पर उस टाइप से बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे धर्म एवं समाजीकरण, यानी जो रिलीजन है वो कैसे समाजीकरण को प्रभावित करता है। धर्म ने अपनी स्थापना के बाद, जो धर्म है, हर धर्म में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और हर धर्म को अलग अलग तरीके से उसका पालन किया जाता है। तो धर्म ने अपनी स्थापना के बाद ही लगभग सभी मानव समाजों को हमेशा प्रभावित किया है। मतलब धर्म के हिसाब से कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के, हमारा ट्रेडिशन ये है, हमारा कल्चर ये है, हमारे धर्म में इस चीज का पालन नहीं किया जाता, उस चीज का किया जाता है। तो यही चीजें हैं कि लगभग सभी मानव को और समाजों को जो धर्म है वो प्रभावित करता है। धर्म एक अनौपचारिक संस्था माना जाता है, ये एक अनौपचारिक संस्था है। यह समुदाय सामाजिकता का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये क्या है, समुदाय मतलब एक कम्युनिटी की जो सामाजिकता है उसका एक महत्वपूर्ण अवसर है। लोग अपने पूजा के स्थानों पर इकट्ठा होते हैं तथा नई धारणाओं तथा संस्कृति विचारों को विकसित करते हैं, जो नई समाजीकरण प्रथाओं का नेतृत्व करती है। तो क्या है कि जहाँ वो इकट्ठा होते हैं, जिस धर्म के होते हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है या कहीं भी है, चर्च में चले गए, तो जो जो जिस धर्म को फॉलो करता है उसके हिसाब से नई नई संस्कृति को, नई नई प्रथाओं को विकसित करता है और उसके हिसाब से ही सोशलाइजेशन होता है बच्चों का। नेक्स्ट हम देखेंगे जो संचार मीडिया है वो किस तरीके से समाजीकरण प्रथाएं विकसित करती है। मतलब सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन मास मीडिया, मतलब मास मीडिया, संचार मीडिया के टाइम पर किस तरीके से सोशलाइजेशन होता है। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रिक मीडिया तथा संचार तक के बदलाव के बाद, मतलब जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो संचार है उसके बदलाव के बाद क्या हुआ है, ये व्यक्तियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि बिना इंटरनेट के, बिना संचार के साधन के कोई भी काम आजकल इस टाइम पर नहीं हो रहा, मॉडर्न टाइम पर। पिछली सदी से जो तकनीकें हैं वो नवाचार जैसे टेलीविजन, रेडियो, स्मार्टफोन, इंटरनेट की उपलब्धता, गतिवान चित्रण तथा रिकॉर्डेड संगीत समाजीकरण के अभिकर्ता बन गए हैं, जो महत्वपूर्ण है। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि ये जो चीजें हैं, जो भी ये तकनीकी टेक्नोलॉजी है, इससे क्या होता है, बच्चों का समाजीकरण होता है। और इसके भी दो पहलू हैं, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखें तो नेगेटिव है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यस्थल एवं समाजीकरण प्रथाएं, मतलब जहां आप वर्क कर रहे हैं, आपका वर्क प्लेस, सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस। कार्यस्थल एक समाजीकरण को बचपन तथा किशोरावस्था के समाजीकरण अनुभव से अलग नहीं किया जा सकता। हम ज्यादातर अपने अभिभावकों के कार्य का अवलोकन करते हैं, मतलब जो काम हमारे पेरेंट्स करते हैं उसी को सबसे ज्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए लोगों को मिलकर तथा मीडिया में जो प्रस्तुत लोग हैं उनके द्वारा अपनी वास्तविक या व्यवसायिक भूमिकाओं से रूबरू होते हैं। मतलब जो अपनी व्यवसाय है, पहले सबसे पहले तो हम अपने पेरेंट्स के ही व्यवसाय को या जो जो कार्य वो करते हैं उसमें ही अपना एक अवलोकन करते हैं कि हमारे पेरेंट्स इस प्रोफेशन में है तो हम उसी प्रकार का करते हैं। लेकिन अगर अपनी भी कोई रुचि होती है तो उसके हिसाब से भी हम अपना एक वर्क प्लेस चूज करते हैं, अपना व्यवसाय चूज करते हैं और उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना रोल अदा करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने ऐसी एजेंसीज के बारे में पढ़ा जो हमारे सोशलाइजेशन को, किसी भी मानव के सोशलाइजेशन को प्रभावित करती है, जिसमें हमने परिवार देखा, पेरेंटिंग कैसे होती है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस कैसे होती है, ये चीज़ें हमने देखी। उसके अंदर हमने कई चीज़ें देखी, किस तरीके से कौन सा पेरेंट है जो अपना एक बिहेवियर रखता है या फिर किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, जिसमें सत्तावादी विचारधारा थी एक तो, कि वो सत्ता रखते हैं, कोई चीज समझाते हैं उनको या फिर उनका दंडात्मक व्यवहार करते हैं, आधिकारिक से सारा उनका पालन पोषण करते हैं। और हमने नेक्स्ट देखा था कि स्वतंत्रता उनको किस तरीके से दी जाती है, बच्चों का जो पेरेंटिंग होती है उसके अंदर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने विषय में भी सोचे। और फिर हमने एजेंसीज के बारे में देखा जिसके अंदर हमारा था कि पड़ोसी होते हैं, जो नेबर होते हैं, वो किस तरीके से बच्चों के सोशलाइजेशन में अपनी भूमिका निभाते हैं, या जो हमारा रिलीजन है, हमारा धर्म है, वो किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करता है। फिर उसके बाद हमने संचार मीडिया के बारे में देखा और फिर हमारे कार्यस्थल के बारे में देखा। तो ये चीज़ें थी हमारी जिसके अंदर हमने टोटली अपना पूरा टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट हम
इसी का सेकंड पॉइंट बी पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर है पीर ग्रुप, यानी जो हमारा समूह होता है, हमारे फ्रेंड्स का जो एक ग्रुप होता है, वो किस तरीके से सोशलाइजेशन, मतलब जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, उसमें किस तरीके से हेल्प करता है। तो आपने अगर मेरी सोशलाइजेशन की वीडियोस पहले वाली देखी हैं, जिसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लें। नेक्स्ट हमने आज ये टॉपिक कवर करा दिया, और अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।